संगचूर नाग बहुत बेचैन लग रहा था। खैर आलम ने मौके से फायदा उठाते हुए दरख्त की पिछली साइड पर छलांग मारी। डोरी अभी भी इनके हाथ में ही थी। पहले से तैयार एक बड़े से थैले का उन्होंने मुंह खोला और डोरी को खींचते हुए थैले में डालने लगे। संगचूर इनकी तरफ खींचा चला आ रहा था। सांस घुटने की वजह से वो बेदम सा हो गया था। अब खैर आलम ने लोहे की एक नुकीली स्टिक का इस्तेमाल किया और इससे संगचूर नाग की गर्दन दबोचकर थैले में डालना शुरू कर दिया। बाकी सांप खतरे की बू सूंघकर अब वापिस अपने बिलों को लौट रहे थे। सांप के समझने की हिस्स इंसान से कहीं ज्यादा तेज होती है। नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया है। एक बार वो अस्पताल के किसी कमरे के पास से गुजरे जहां एक मरीज बड़ी जोरदार आवाज से चीखो पुकार कर रहा था और इसकी चीखें इतनी जिगरपाश थी कि कल्ब वो जिगर को पारा पारा कर रही थी। वो जब इसके कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि इस मरीज का सारा जिस्म मुकम्मल तौर पर शल हो चुका है। वो करवट लेने की कोशिश तो कर रहा है मगर अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हो रहा। इन्होंने ऑन ड्यूटी मेल नर्स से इसके चीखने चिल्लाने का सबब दरियाफ्त किया तो इसने बताया कि इसकी अंतें तलफ हो चुकी हैं और दोपहर और शाम के हर खाने के बाद इसको बदहजमी और पेट की तकलीफ हो जाती है। मेरे दोस्तों ने इससे कहा कि इस मरीज को बारी गज़ा ना दिया करें, इसे गोश्त और चावल खाने से बचा कर रखें। तो मेल नर्स ने कहा, आप जानते हैं कि हम इसे क्या खिलाते हैं? हम नाक में नाली लगाकर इसके जरिए इसके पेट में दूध पहुंचाने के सिवा कुछ भी नहीं खिलाते। ये सारी तकलीफ इसे सिर्फ दूध हजम करने के लिए है। तो ये होती है असल तकलीफ। लाज की हालत तो फिर भी बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह जल्द रिकवर कर जाएगी। हमें अपनी तकलीफ का मुकाबला हमेशा इन लोगों की तकलीफ से करना चाहिए जो हमसे ज्यादा बदतर हालत में होते हैं। फिर हमें अपनी तकलीफ बहुत छोटी लगने लगेगी। डॉक्टर सजाद नहायत तहम्मुल से बेतहाशा रोती अजबील को तसल्ली दे रहे थे जब ऐन उसी लम्हे दरवाजा तड़क से खुला और मामा बुखलाई हुई अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ है मेरी लाज? मुझे इससे अभी मिलना है, मुझे इसके पास ले चलो। आप लोग इन्हें मरीजा के पास ले जाइए, लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ दूर से देखना है। कल तक इंशाल्लाह वो बात करने के काबिल हो जाएगी। डॉक्टर सजाद नोमी कुर्सी से उठे और अगले मरीजों को देखने के लिए चल पड़े। नकाहत ज़दा चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए वो सदियों की फाके ज़दा लग रही थी। चेहरे की हड्डियां उभर कर बाहर को आई हुई थी। मेरी बच्ची मामा मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। बस कुछ ही घंटे की बात है, इसके बाद ये आप लोगों से बात करने के काबिल हो जाएगी। ड्यूटी पर मौजूद नर्स कहकर टिक टिक करती बाहर निकल गई। वो पूरा दिन आंखों में निकल गया। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ती गई। सुबह उभरने वाला सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता करके डूब रहा था। सुबह होते ही रिज़्क की तलाश में निकलने वाले परिंदे अपने बच्चों के लिए दाना चूंच में दबाए शाम के सरमई अंधेरों में अब अपने आशियानों को लौट रहे थे। मामा मैं नहीं जानती वो नाग मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत डर लगता है मामा। वो मुसलसल रोए जा रही थी। इतना रोना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है लाज, प्लीज चुप कर जाओ। ताहा जो कितनी ही देर से इसे रोता देख रहा था बिल आखिर बोल ही उठा था, तुमने हिना को छोड़कर ठीक नहीं किया ताहा, मुझे अपना आप मुजरम लग रहा है। आंसू पूंछते हुए अब वो ताहा से मुखातब थी। हिना की शादी तो हो भी गई और वो बहुत खुश है अपने शोहर के साथ। फिर तुम क्यों ख्वामखा? इसके मोबाइल की बेल बज उठी। बात हदूरी छोड़कर इसने फोन कान से लगाया। मुखातब की बात सुनकर इसके चेहरे के रंग उड़ते जा रहे थे। लाज आप भी उठ जाओ और आप सब लोग भी उठ जाएं, हमें अभी खैर आलम के पास पहुंचना है, ताहा ने तेजी से कहा और लाज को सहारा देकर खड़ा करने लगा। मगर हुआ क्या है? अजबील ने हैरत से पूछा। संगचूर भाग गया है, अपने थैले में नहीं है वो। खैर आलम का कहना है कि लाज को लेकर जल्दी यहाँ पहुँचे क्योंकि वो लाज के पीछे जरूर आएगा। ताहा अब गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। सब गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी फराटे भरने लगी थी। ये एक नीम तरीक सा कमरा था। खैर आलम जमीन पर आलती पालती मारे बैठे थे। पटारियों और थैलों से मजीन इस कमरे में खैर आलम की आवाज गूंज रही थी।
जिसे वो भी गौर से सुन रहे थे। ये घरेलू सांप होते हैं जो छोटे और हल्के किस्म के होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू सांपों को मारने से मना फरमाया है। इसके अलावा उन सांपों के जिनकी दुम कटी हुई हो और जिसके ऊपर वाले हिस्से पर सफेद लकीरें हों, क्योंकि ये दोनों किस्म के सांप बिनाई को खत्म कर देते हैं और हमल को गिरा देते हैं। वो सांप जिनकी पुश्त पर 2 सफेद लकीरें हों, ये वो सांप है जिसकी दुम छोटी हो। ये जर्द रंग का सांप है जिसकी दुम कटी हुई होती है। नेज अगर इस सांप की तरफ हामला औरत देख ले तो इसका हमल गिर जाता है। किताबुल हशरात में ये लिखा है कि मैंने इब्ने अरफा को ये कहते हुए सुना कि जान इस सांप को कहा जाता है जो चलते वक्त सर उठाकर चले। ये तमाम सांप यहाँ इस वक्त मेरे पास इन पटारियों और थैलों में कैद है। कभी किसी की जुर्रत नहीं हुई भागने की, मगर संगचूर का मामला इन सब से अलग है। वो यहाँ से ना जाने कैसे फरार हो गया। बहरहाल वो लाज के पीछे आन करीब यहाँ पहुँचेगा। इससे पहले मुझे ये चिला मुकम्मल करना होगा जिसमें संगचूर नाग के लाज के पीछे पड़ने की वजह समझ में आ जाएगी। सब खामोश बैठे थे। सबके लबों में मौजूद लफ्जों ने जैसे दम तोड़ दिया था। खैर आलम के सामने अब आग का बड़ा सा लावा दहक रहा था। आंखें बंद किए वो तकरीबन आधे घंटे तक ना जाने क्या कुछ करते रहे। इसके बाद आंखें खोलकर वो आग के शोलों में जैसे कुछ खोजने की कोशिश करने लगे। तुम कौन हो लड़की? आग के दहकते शोलों में कुछ देखने के बाद अब वो अपनी आंखें लाज पर मरकूज किए हुए थे जो इनके अचानक ऐसे सवाल से घबरा सी गई। बाकी सब लोगों के चेहरों पर भी हैरत की शक्लें उभरी। क्या मतलब ये लाज है? अब कैसा सवाल कर रहे हैं? ताहा से रहा ना गया और वो फौरन बोल पड़ा, मैं जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ आकर देखिए। खैर आलम के कहने पर ताहा, फवाद, अजबील और मामा उठकर खैर आलम के इर्द गिर्द आकर बैठे। लाज में उठने की हिम्मत ही नहीं थी। वो वहीं गुमसुम सी बनी बैठी थी। सबने जूही आग के शोलों में देखा, इनकी आंखें हैरत से खुलती चली गई। सुर्ख शोलों के वस्त में एक शबिया सी जमी हुई थी जिसमें लाज की तस्वीर के सामने एक सांप फन फैलाए बैठा था। काबिले गौर बात ये थी कि तस्वीर में लाज की आंखें बिल्कुल नीले हीरे की तरह जामिद साकत आंखें। इन आंखों में जिंदगी नाम की कोई चीज न थी, अलबत्ता लबों पर हल्की सी मुस्कान थी। सभी लोग कभी तस्वीर को तो कभी सामने बैठी लाज को बेयकीन नजरों से देख रहे थे। किसी को भी अपनी बसारत पर यकीन ना आ रहा था। ये तो लाज की तस्वीर है, मगर आंखें फवाद को कुछ समझ ना आ रहा था। हाँ, ये आंखें इसने खुद ऐसी की थी। कैसे? मेकअप के जरिए। ये ऐप इसने मोबाइल पर डाउनलोड की थी, फिर आंखों का कलर चेंज किया था। सबने इसकी इस तस्वीर की बहुत तारीफ की थी। इसकी नीली आंखें बिल्कुल कुदरती लग रही थी। इसके बाद ये तस्वीर इसने काफी अरसा तक अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर भी लगाए रखी थी। तस्वीर तेजी से बोलती चली जा रही थी, ये कौन है जिसने मेरी बच्ची का रूप दहाड़ा है? मामा गुस्से से बोली, जिस पर लाज तड़प कर खड़ी हुई और नफी में सर हिलाने लगी। तो इसकी आंखों से मतवातर गिर रहे थे, अभी पता चल जाएगा। खैर आलम ने आस्था से बीन उठाया और बजाने लगा। नीम तरीक कमरे में बीन की आवाज गूंजने लगी। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बावजूद भी लाज पर इसका कुछ असर न हुआ तो खैर आलम ने वो खास जड़ी बूटी निकाली जिसकी खुशबू से संगचूर सांपों की नस्ल दीवाना हो जाती है। आप लोगों को क्या हो गया है? क्यों उल्टे रास्ते पर आ रहे हैं? मेरा अल्लाह जानता है मैं लाज ही हूँ। ये तस्वीर मैंने ही ऐप के जरिए बनाई थी। मैं देखना चाहती थी कि मुझ पर नीली आंखें कैसी लगती हैं। अभी लाज इतना ही बोल पाई थी कि कोई चीज जोरदार धमाके से इस पर आन गिरी और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। सब एकदम बुखला गए। इतना बड़ा कान खजूरा। फवाद ने घबराकर अपने खुले मुंह पर हाथ रखा। ये कान खजूरा नहीं, ये संगचूर सांप है। खजूरा इतने बड़े साइज का नहीं होता। आप सब लोग पीछे चले जाइए, हमसे गलती हो गई। हमने लाज को इन्हीं सांपों में से एक समझ लिया। खैर आलम गोया संगचूर से मुकाबले पर उतर आए। लाज के मुंह से गुटी गुटी चीखें निकल रही थी। सांप अब अपना वजूद आहिस्ता आहिस्ता इस पर से उठा रहा था। तुम बीच में मत आओ बालिक, वरना पछताओगे।
میری گوشی کو ہرگز مجھ سے دور کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اب ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اپنی عمر کے 100 سال گزار کر تم نے انسان کا روپ دھارن کر لیا ہے، لیکن ایک بات جان لو کہ انسان انسانوں کے لیے بنے ہیں۔ یہ تمہاری گوشی نہیں، یہ لڑکی لاج ہے، آدم زاد لڑکی ہے۔ اس کی تصویر والی نیلی آنکھیں تم نے کہیں دیکھ لی ہوں گی، اسی لیے تم اس کے پیچھے آئے ہو نا۔ خیر عالم اب اصل وجہ تک پہنچ چکے تھے۔ برسات کے موسم میں گیلی مٹی کا مزہ لینے کے لیے میں ان کے گھر کی کیاری میں بیٹھا تھا، ساتھ ہی ان کی کرسیاں اور میز پڑے تھے۔ سنگ چور ناگ سب بتاتا چلا جا رہا تھا اور لاج کے دماغ میں ماضی کی آندیاں چلنے لگی۔ فوزیہ، میں پارٹی میں نہیں آ رہی، گیسٹ آئے ہوئے ہیں، ہم لوگ کل بلال کی منگنی کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ سامنے سے آتے بلال کو دیکھ رہی تھی جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ بارش کے بعد ہرے بڑے لون کا سر سبز منظر بہت صحت افزا لگ رہا تھا۔ ہلکی ہوا بہت بلی معلوم ہو رہی تھی، گھاس پر ننھے ننھے قطرے ابھی بھی موجود تھے۔ آج دیکھو، کامران نے مجھے ڈریسز کی کچھ تصویریں واٹس ایپ کی ہیں، ان میں سے کل کے لیے کون سا ڈریس خریدوں میں؟ بلال وہی ٹھنڈی گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ لون میں ہمیشہ کرسیوں کی بجائے گھاس پر ہی بیٹھا کرتا تھا۔ لاج بھی وہیں اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں سے بھری کیاری ان کے دائیں جانب تھی۔ ہلکی ہوا میں ادھر سے ادھر لہلہاتے پھول بہت خوابناک لگ رہے تھے۔ فوزیہ ابھی بھی ہولڈ پر تھی۔ اس نے فون واپس کان سے لگایا۔ فوزیہ، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں۔ موبائل اس نے وہی دائیں طرف اپنے پہلو میں گھاس پر ہی رکھ دیا اور بلال کے ساتھ ڈریس سلیکٹ کرنے کے لیے پک دیکھنے لگی۔ اس کے موبائل کا LCD لائٹ ٹائم تقریباً 30 سیکنڈ کا تھا، چنانچہ 30 سیکنڈ کے لیے اس کے موبائل کا وال پیپر روشن رہا۔ اپنے آدھے سے زیادہ دڑ کو کیاری کی ٹھنڈی مٹی پر لمبائی کی صورت میں پھیلائے اس نے چونک کر اسکرین پر موجود اس کی نیلی آنکھوں والی تصویر کو دیکھا تھا اور پھر دیکھتا ہی رہا تھا۔ یہ میری گوشی ہے، اس کی نیلی آنکھوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہی میری گوشی ہے۔ وہ بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ سنگ چور ناگ کھو سا گیا۔ وہ نیلی آنکھیں محض ایک تصویر تھی جو اس نے خود بنائی تھی، ورنہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ تمہاری ناگن نہیں ہے بلکہ ایک آدم زادی ہے۔ خیر عالم اس ناگ کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ اتنے میں کمرے میں تیز سرسراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نہ جانے کہاں سے ڈیروں سانپ نکل کر کمرے میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان میں سنگ چور نسل کے بھی تھے، لیکن انتہائی کم۔ دوسری نسلوں کے سانپ زیادہ تھے۔ خیر عالم اس اچانک آفت سے بخلا سے گئے۔ سنگ چور ناگ کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ کمرے کا منظر کچھ اس طرح تھا کہ ناگ کے پیچھے لاج اور ناگ کے سامنے فواد، تاہا ماما ازبیل اور خیر عالم کھڑے تھے۔ سانپ کیڑے مکوڑوں کی طرح تیزی سے رینگتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں کمرے میں ازبیل کی دل خراج چیخ گونجی۔ وہ اپنا پیر پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے زمین پر گر رہی تھی۔ سب بکھلا کر اس کی طرف بھاگے۔ زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا سانپ اپنا کام کر کے نکل چکا تھا۔ عام معلومات کے مطابق سانپ جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی زہریلا ہوگا۔ ازبیل کے منہ سے نلاہٹ مائل جاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ فواد پاگلوں کی طرح اس کو جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری طرف خیر عالم کو سانپوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ انہیں فرار کا کوئی راستہ نہ نظر آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کمرے کی زمین پر سانپوں کا فرش بچھا ہے۔ خیر عالم نے بے بسی سے کمرے کے بائیں کونے میں رکھے ایک بڑے سے پنجرے کی طرف دیکھا، جہاں نیولے بری طرح سے کلب لا رہے تھے، جیسے باہر آنے کے لیے بے چین ہوں۔ ہم میں سے کسی کو جا کر وہ پنجرا کھولنا ہوگا، ورنہ یہ سانپ ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ میں اکیلا اتنے ڈھیر سانپوں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا، خیر عالم نے گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، کیونکہ سانپوں کی تیز پھنکاریں کمرے میں گونج رہی تھی۔ ازبیل بے جان ہو چکی تھی، اس کی گردن ایک طرف کو لڑک چکی تھی۔ ماما نے اسے زندگی سے ہاتھ دھوتا دے کر ایک دل ہلا دینے والی چیخ ماری اور دیوانہ وار سانپوں کی طرف بھاگ کر انہیں پیروں تلے کچلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ یہ غلط کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ محبت اندھی تو صرف ماں کی ہوتی ہے۔
बाकी मोहब्बतें तो महबूब को बदलता देकर अपना रास्ता भी बदल लेती हैं, मगर माँ की मोहब्बत और औलाद के लिए बिल्कुल अंधी होती है। इसी अंधी मोहब्बत में इन्हें सांपों के खौफनाक ढेर में अपने नंगे पैरों से इन्हें कुचलने लगी। तीजातन सांपों ने भी अपना बचाव करते हुए फन उठाकर मामा पर 3-4 बार किए। सांप का तो एक ही बार इंसान के लिए काफी होता है। जब 3-4 सांपों ने इन्हें डसा तो वो वहीं ढेर पर गिर गई। सांपों का स्याह ढेर इनके वजूद को डांप रहा था। इनके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ सांप ही सांप थे। इतने में कमरे में जैसे एक भूचाल सा आ गया। पिंजरा खुल चुका था और नेवले कमान से निकले तीर की तरह सांपों की तरफ बढ़ रहे थे। फवाद वही पिंजरे के पीछे पसीने से शराबूर खड़ा था। भागो यहाँ से, सांपों को नेवलों से उलझता देखकर खैर आलम तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ भागे। सांप तेजी से लहूलुहान हो रहे थे। संगचूर नाग भी अब नेवलों से मुकाबला कर रहा था। इसका ध्यान लाज पर से हट चुका था, जिससे फायदा उठाते हुए लाज भागकर ताहा और खैर आलम के हमरा आ गई थी। अफरा तफरी और होश उड़ाने का आलम इतना शदीद था कि इनका ध्यान मामा और अजबील की तरफ कम और अपनी तरफ ज्यादा था। से निकलते वक्त बैरूनी दरवाजे के पास रुककर ताहा एक पल को रुका और मुड़कर पीछे फवाद की तरफ देखा, जो अभी भी पिंजरे के पास ही फंसा हुआ था। इसके सामने सांपों और नेवलों का ढेर मौजूद था। लाज तुम खैर आलम साहब के साथ जाओ, मैं फवाद को लेकर आता हूँ। ताहा के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। जो ही वो कमरे के अंदर वापसी के लिए मुड़ा तो इसकी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। थोड़ी देर पहले दीवार के साथ जमकर खड़ा होने वाला फवाद अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहा था। इसकी आंखों में खून उतर रहा था और मुंह से सफेद जाग संगचूर अलबत्ता मंजर से गायब था। ताहा चलो यहाँ से, ताहा भागो प्लीज। फवाद की हालत देखकर लाज रोते हुए ताहा को बाजू से पकड़कर खींचने लगी, जबकि ताहा हैरानगी के अंदाज में इनके साथ खींचता चला गया। कुछ देर बाद ही इनकी गाड़ी तेजी से सड़कों पर दौड़ रही थी। इनका रुख गैर इरादी तौर पर वीरान झोंपड़ियों वाली बस्ती की तरफ था, जहां अब कोई नहीं जाता था। ये एक घास से बनी हुई मामूली सी झोंपड़ी थी, जिसकी तमाम दीवारें गीली थी। फर्श भी तर था। कोने में पानी का मटका रखा था, जिसके ऊपर मट्टी का प्याला धरा हुआ था। फर्श के ऐन दरमियान 2 इंसानी वजूद आमने सामने खड़े थे। तुम जानती हो गोशी कौन थी? मेरी पत्नी थी वो। शक्लो सूरत में हूबहू तुम्हारे जैसी थी। एक बार हम इंसानों की बस्ती में किसी मकान में थे कि वहाँ अचानक जलजला आया और एक बड़ी सी दीवार हमारे ऊपर गिर गई। मैं तो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गया, मगर मेरी गोशी इसकी जद में आ गई और मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया। काफी अरसे बाद जब मैंने तुम्हारी नीली आंखें तस्वीर में देखी तो मुझे लगा कि मेरी गोशी वापिस आ गई है। नीली आंखों में तो तुम बिल्कुल मेरी गोशी लग रही थी। उस वक्त मेरे जहन में आया कि तुम्हें अपने साथ अपने जहान में ले चलूं। इसके लिए मुझे चांद के 13 जन्मों का इंतजार करना था और चांद के हर जन्म पर बहुत मामूली सा जहर तुम्हारे अंदर उतारना था, ताकि तुम आहिस्ता आहिस्ता अपना इंसानी रूप छोड़ दो और नागन रूप अख्तियार करो। 12 जन्मों तक ये अमल हो गया, मगर आखिरी यानी 13वें जन्म पर इस खैर आलम ने मुझे काबू करके मेरी ताकतें जायल करके तुम्हें मुझसे छीन लिया। लेकिन देखो, भगवान को भी तुम्हारा और मेरा मिलन मंजूर था। लाज मुस्कुराते हुए संगचूर नाग की सारी बातें सुन रही थी। बाद वो लाज की पेशानी पर बोसा करने के लिए आगे को झुका, जिस पर वो हाथ से इसे रोककर हौले से पीछे को हटी। पर्दा नीचे गिरा हूँ। इसने झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहाँ पुराना टाट का पर्दा ऊपर को उठा हुआ था। संगचूर नाग सुर्ख होंठों पर तबस्सुम बिखेरता हुआ इसे देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पर्दे तक आई, अपनी बगल में से लेटर निकालकर ऑन किया और इसे अपनी पुश्त की जानब पीछे झोंपड़ी में उछाल दिया। दीवारें और फर्श पहले ही मिट्टी के तेल से तर थे। घास की बनी झोंपड़ी में आग के शोले भड़क उठे। घास की बनी झोंपड़ी में आग के शोले भड़क उठे। वो तेजी से झोंपड़ी से बाहर भाग आई, मगर तब तक इसका दुपट्टा आग पकड़ चुका था।
से मुंतसिर ताहा और खैर आलम ने कमाल धमाकी से काम लेते हुए भट्टे में लगी हुई आग बुझाई। हाजिर धमाकी जीत चुकी थी, संग चूर शोलों की नजर हो चुका था और ये लोग गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे। क्या आपने कुदरत की तहलीक में कोई कमी देखी लाज? किसी में कोई कमी है भी तो इसमें एक ऐसी खूबी कुदरत जरूर रखती है जो किसी दूसरे में नहीं होती। आप किसी को कोई चीज बनाकर पेश करें और वो शख्स आगे से इसमें कोई रद्दो बदल या फर्क करे, इसका मतलब यही लिया जाएगा कि वो आपकी बनाई गई चीज से मुतमिन नहीं। कुदरत ने आपकी आंखें बहुत प्यारी बनाई हैं। लाज की हद दर्जा शर्मिंदगी देकर खैर आलम चुप से हो गए। मैंने तो बस यूं ही, गलती का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसे बस यूं ही कहकर टाल दिया जाता है। हमारे दीन में आई ब्रोज का बनवाना, बाल नोचना, जिस्म गुदवाना, ये सब गुनाह क्यों है? अल्लाह की तहलीक किसी फर्क की मुख्ताज नहीं। इसने हमें बेहतरीन सूरत में पैदा किया है कि असल खूबसूरती वही है जो सच्ची है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। मालिक अपने अल्लाह को नाराज करने वाला शराफत से महरूम है। अगर तबीयत शरीफ हो तो कोई गुलाम अपने मोहसिन को नाराज नहीं करता। खैर आलम के जाने के बाद इसने वजू किया और असर की नमाज पढ़ने लगी कि पालने वाले से कता ताल्लुक अच्छी चीज नहीं। साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।